हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। और जहाँ तक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैंने कहा इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। एक तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जिसको डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, जिसको कि हम इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं लगता, एक्चुअली आपको अकाउंटिंग करना तो आ जाता है, लेकिन आप क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, किसके नज़रिए से कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कहीं करी हुई है, करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मतलब है कीपिंग ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रखना चाहते हैं। ट्रैक किस मायने में रखना चाहते हैं कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखना चाहें कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, तो आपको ये आंसर मिल जाए कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, आपको इसका आंसर मिल जाए, और इन शेयर्स को, बॉन्ड्स को खरीदने में आपका कितना पैसा, कितनी कॉस्ट लगी है, ये भी आपको पता लग जाए। और अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में आप देखना चाहते हैं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट जो करी है, इस पर कुल मिलाकर के आपको नफ़ा नुकसान हुआ है, उस लॉस और गेन के बारे में भी पता लग जाए। तो इस पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, और ये अहम चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन स्ट्राइक कर सकता है। सेक्शन 1, आपको मालूम है हर चैप्टर को हमने डिफरेंट सेक्शंस में बांटा हुआ है। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज़। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप देखें। इसमें कहता है मिस्टर न्यूज़ एन इन्वेस्टर। मिस्टर न्यूज़ नाम है इन्वेस्टर का, ठीक है, अच्छा नाम है। अब वो कह रहा है 1/4/2011 को उसने 5,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे इजी मनी लिमिटेड के। इजी मनी लिमिटेड में उसने इन्वेस्टमेंट करी। इजी मनी लिमिटेड के उसने 5,000 शेयर खरीदे हैं। 100 रुपये वाले शेयर खरीदे, 120 रुपये के हिसाब से खरीदे। मैंने आपको, जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 स्टार्ट करा था शुरुआती 2 सेशंस में, तो तब भी मैंने आपको शुरुआती सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये मोस्टली ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सेकेंडरी मार्केट में होती है, ये प्राइमरी मार्केट में नहीं होती। हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर कंपनी के पास जाकर के नहीं खरीद सकते, क्योंकि कंपनी आए दिन अपने शेयर्स तो इशू करती नहीं है। तो मोस्टली जो ये दिया रहता है कि हम अपने ये शेयर्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हम सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं, यानी कि ब्रोकर्स के थ्रू अपनी ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हमने 5,000 शेयर इजी मनी नाम की कंपनी के खरीदे, लेकिन हमने ये जो शेयर्स खरीदे किसी ब्रोकर से खरीदे हैं। अब जाहिर है ब्रोकर से खरीदे हैं तो ब्रोकर जो है अपनी कुछ सर्विसेज, अपना चार्ज भी लेगा, तो उसने 2% ब्रोकरेज चार्ज भी करा है। उसके बाद फिर कहता है मिस्टर न्यूज़ ऑल्सो इनकर्स 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ द शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स। अब जाहिर है कि जब मैं ये शेयर इजी मनी कंपनी के खरीद रहा हूँ, मैंने अभी अभी कहा कि ये मैं डायरेक्टली कंपनी से तो खरीद नहीं रहा। अगर मैं ये डायरेक्टली कंपनी से शेयर नहीं खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ब्रोकर से खरीद रहा हूँ। इसका ये भी मतलब है कि ये शेयर पहले किसी और के नाम थे, तो उन शेयर को मुझे अपने नाम कराना पड़ेगा। तो अपने नाम कराने के लिए मुझे कुछ इसमें फ़ी वगैरह देनी पड़ती है, लीगल फ़ी वगैरह, या शेयर ट्रांसफ़र फ़ी, या शेयर स्टैम्प फ़ी भी जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमने पे करी है। हर 100 रुपये के लिए हमने 50 पैसे पे करे हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है 31/3/2012। वो कह रहे हैं इजी मनी, जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है और जिसके कि आप शेयर होल्डर हैं, इजी मनी लिमिटेड नाम की कंपनी ने बोनस इशू करा इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 2 हेल्ड। आपको मालूम है जो कंपनीज होती हैं वो बोनस इशू करती हैं, और बोनस इशू का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है कि अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देना। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं और उस कंपनी ने अगर कुछ बोनस शेयर इशू करे तो आपको भी कुछ शेयर मिलेंगे, और जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो बोनस शेयर आपके लिए एक तरीके का फ़ायदा है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसको पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद कह रहे हैं 31/3/2012 को जो इन्वेस्टर है मिस्टर न्यूज़ सेल्स बोनस शेयर टू ए ब्रोकर। तो सेल्स बोनस शेयर का मतलब है जो भी शेयर उसको बोनस के रूप में मिले, जितने भी शेयर मिले, उसको उसने बेच दिया और किसी ब्रोकर के थ्रू बेचा, और उसने जब बेचा तो बेचते टाइम पर भी उसने 2% अपना ब्रोकरेज काटा। आगे उसने ये भी लिखा है 31/3/2012 को शेयर्स वेर कोटेड इन द मार्केट 175 बिफोर द बोनस इशू।
बोनस इशू से पहले जो इजी मनी नाम की कंपनी है, इसके एक शेयर की मार्केट प्राइस जो थी वो मार्केट में 175 रुपये की थी, जबकि बोनस इशू के बाद वो कह रहा है कि 31/3/2012 को मार्केट प्राइस इन शेयर्स की 90 पर शेयर है आफ्टर द बोनस इशू। अब इस केस में क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इन्वेस्टर हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट। ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो आपको समझ जाना चाहिए कि करंट इन्वेस्टमेंट ही है। और शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर की बुक्स में अब मुझे ये बताना है कि किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेगा। तो किस तरीके से इन्वेस्टर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, ये देखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले समझनी होंगी। और कुछ चीज़ें समझनी होंगी से भी मेरा क्या मतलब है, तो समझाने के लिए पहले मुझे आपको थोड़ा सा इस तरफ ले जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? लीजिए जी, हम इस तरफ आ गए। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सवाल है, कौन सा क्वेश्चन था ये, जस्ट एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 1.1 है ये सेक्शन का। सेक्शन पहले मैं लिख लूँ, सेक्शन है 1 और सेक्शन 1 ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। आप AS 13 से कंफ्यूज मत करना, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ताकि आप बाद में कभी रेफर करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट सेक्शन 1 का ताल्लुक जो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर से है। मैंने जब कहा कि इसको हम इन डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.1 की कुछ कहानी या दास्तान क्या है। अब देखो, मेरी आदत है कुछ इस तरीके से बताने की, और यहाँ पर बताने के पीछे रीज़न ये होता है इस तरीके से, जो मैं अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करूँगा, कि कभी आप बाद में इसको रेफ़र करें तो आपको क्वेश्चन देखना ही ना पड़े। बेसिक पर्पस करने का ये है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप लिख लें। भले ही पूरा सॉल्यूशन नहीं भी करना चाहते, क्योंकि आजकल बच्चों को लिखने की आदत है नहीं, ये मुझे मालूम है। तो 1/4/2011 से कहानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टार्ट हो रही है। 31/3/2012 को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है। वैसे तो आपने देखा होगा पूरी बुक्स में मेरे जो अकाउंटिंग ईयर थे वो बिल्कुल करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहे थे। 27, 28 होगा, किसी में 26, 20, किसी में 25, 26 होगा। अचानक आपको लग रहा होगा कि ये इतने पुराने ईयर्स क्यों आ गए। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो था बहुत पहले आपके अकाउंट्स में हुआ करता था, करेक्ट। तो इत्तेफाक से मुझे डेट्स को चेंज करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 1/4/2011 और 31/3/2012, अदरवाइज मेरी आदत है मैं डेट्स को बिल्कुल करंट बेसिस पर ही रखता हूँ। और 1/4/2011 को तुम्हें सबसे पहले तो ये दिया है कि जो मिस्टर इन्वेस्टर है, जिसका कि नाम वैसे मिस्टर न्यूज़ है, मैं मिस्टर इन्वेस्टर कह दूंगा, उसने कुछ शेयर्स परचेज करे हैं। आपको याद होगा जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 स्टार्ट करा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस दिन हम शेयर्स एक्वायर करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस दिन हम इनिशियल रिकॉर्डिंग करते हैं। बताओ, इनिशियल रिकॉर्डिंग जो करी जाती है वो किस पर करी जाती है? कॉस्ट पर करी जाती है। एनीवे, तो परचेज प्राइस मेरी जो है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस केस में मेरी परचेज प्राइस कितनी है, मैं सिर्फ परचेज प्राइस पूछ रहा हूँ। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमने 5000 शेयर खरीदे हैं और 120 रुपये के हिसाब से, हालांकि 100 रुपये का शेयर है लेकिन हमने 120 रुपये के हिसाब से खरीदा है। तो इसका मतलब मेरा परचेज प्राइस तो 6 लाख रुपए हो गया। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हमने कुछ ब्रोकरेज पे करा। हमने ब्रोकरेज पे करा उसको 2% का। एक तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आपने 2% का कुछ ब्रोकरेज पे करा, 2%। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में आपने ये भी दिया हुआ है कि इन शेयर्स को हासिल करने के लिए, बल्कि अपने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कुछ ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह भी पे करी है, करेक्ट, शेयर ट्रांसफ़र फ़ी। तो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी भी आपने कुछ पे करी है। शेयर ट्रांसफ़र फ़ी का मतलब है कि ये शेयर किसी और के नाम है, तो अब आप अपने नाम कर रहे हैं। शेयर ट्रांसफ़र फ़ी या लीगल फ़ी एक ही बात है। उसने जो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी दी है वो कैसे दी है? उसने कहा कि हर 100 रुपये के लिए हमने 50 पैसे, अब 50 पैसे के ज़माने तो चले गए, बट एनीवे 0.50 हम लिखेंगे। हर 100 रुपये के लिए हमने 50 पैसे पे करे, करेक्ट।
हर 100 रुपये के लिए 50 पैसे पे करे, 1 रुपया भी पे नहीं करा, 50 पैसे पे करे, तो हर 100 रुपये के लिए 50 पैसे। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रोकरेज जो अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा या शेयर ट्रांसफ़र फ़ी जो मुझे देनी पड़ेगी, मुझे यूँ कहना चाहिए, शेयर ट्रांसफ़र फ़ी मुझे जो देनी पड़ेगी वो मैं कैसे कंप्यूट करूँगा? बिकॉज मैंने जो शेयर्स खरीदे 5000 इंटू 100 वाले शेयर 120 के हिसाब से खरीदे हैं, तो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी जो है मैंने जिस वैल्यू पे खरीदे हैं उस पर लगी जाएगी। तो 100 रुपये के लिए 50 पैसे है, तो 6 लाख रुपए के लिए मुझे ट्रांसफ़र फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी? डेट इज़ इक्वल टू 6 लैक्स इंटू 0.50 डिवाइडेड बाई 100। तो आप डिवाइडेड बाई 100 भी करेंगे तो ऐसा कर कर के मेरे ख्याल से ये 3000 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3000 रुपये की आपने जो है शेयर ट्रांसफ़र फ़ी भी पे करी है। और बाद में मैं आपसे ये पूछूंगा कि इनिशियल रिकॉर्डिंग हमारी किस पर होती है, ये तो अब आप आंसर दे देंगे, कॉस्ट पर होती है। और कॉस्ट का क्या मतलब होगा, ये जो भी चीज़ें आई हैं, परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज 2% ऑफ दिस एंड प्लस 3000, इन सब का जो टोटल होगा वो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस कंपनी का नाम जो है, अब जो भी नाम था मैं ही भूल गया उस कंपनी का नाम, जो भी उस कंपनी का नाम था, तो इजी मनी लिमिटेड, उस कंपनी ने जो है वो कह रहा है कुछ बोनस इशू करा है। और बोनस इशू जो कंपनी ने करा है 31 जनवरी को करा है। 31 जनवरी की डेट मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर आएगी। 31 जनवरी 2012 में उन्होंने, उस कंपनी ने बोनस इशू करा है। बोनस इशू, कोई कंपनी जब बोनस इशू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो बोनस इशू दिया गया है, बोनस इशू जो दिया गया है वो 2:1 के रेशियो में दिया गया है। अब 2:1 के रेशियो का क्या मतलब है कि जिस कंपनी ने बोनस इशू करा है, अगर उस कंपनी के 2 शेयर आपके पास हैं, फॉर 2 शेयर्स, अगर 2 शेयर आपके पास हैं तो आपको बोनस के रूप में 1 शेयर मिलेगा। 2:1 का मतलब है हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर कंपनी दे रही है। और आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपके पास तो 5000 शेयर है, तो आपको कितने शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे? तो 2 के लिए 1, तो 5000 के लिए इसका मतलब 2500 शेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में ये भी दिया था कि हमने अपने बोनस शेयर जो भी ये शेयर मिले, हमने ये शेयर बेच भी दिए। और लास्ट में उसने हमें एक चीज़ ये भी दी है, एक तो उसने हमें लास्ट में जो लिखा था वो लाइन मेरे को ज़रा एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एकदम से सामने नहीं है तो आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैड्स में बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसने ये लिखा था कि हमने 31/3/2012 को, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, वो कह रहा है एक तो हमने बोनस शेयर बेच दिए, और अकाउंटिंग ईयर के एंड में वो कह रहा है कि एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो 90 के हिसाब से चल रही है। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। पहले तो उसने लिखा 31/3/2012 को इस शेयर होल्डर ने बोनस शेयर बेच दिए, का मतलब है कि उसने 2500 शेयर बेच दिए। 2500 शेयर सोल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसने किस रेट से बेचे? ये तो दिया नहीं है। जनरली अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो आप उसको किस रेट से बेच सकते हैं? सोचो जरा, मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से बेचेंगे। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि 31/3/2012 को जो इन्वेस्टर के पास 2500 शेयर्स हैं उसको उसने मार्केट प्राइस पर बेचा होगा। लेकिन मार्केट प्राइस क्या था वो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस जो इस दिन चल रहा है 31/3/2012 को आफ्टर बोनस इश्यू वो 90 चल रहा है। तो इसका मतलब आपने इन शेयर को 90 के हिसाब से बेचा होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अब जब ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं तो अब अगला पार्ट जाहिर है कि मुझे बुक्स ऑफ इन्वेस्टर में अकाउंटिंग करने का आर्ट आना चाहिए। तो ये बुक्स ऑफ इन्वेस्टर मैंने यहाँ पर लिखा, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। एक बार आप खुद भी लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। बुक्स ऑफ इन्वेस्टर,
वैसे तो बुक मेरी पूरी सॉल्व है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लिख लें। बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। अब बुक्स ऑफ इन्वेस्टर में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, वैसे इसका टाइटल आपको लिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ, जो भी उस कंपनी का नाम है, किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, क्या नाम था उस कंपनी का, इजी मनी। नाम तो इजी मनी है लेकिन याद करने में बड़ा अनईजी है। एनीवे, इजी मनी। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इजी मनी, ये आपने टाइटल भी लिख दिया। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची। अब ये चीज़ें ना जरा इस इलेक्ट्रॉनिक पैड्स में कराने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह के चैप्टर। अब वो जमाने तो है नहीं ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड वाले। तो एनीवे, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसकी जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे आपने एक कॉलम तो लिखा डेट का। किसका कॉलम लिखा, डेट का। डेट के बाद पर्टिकुलर्स या डिटेल्स जो भी लिखना है आपने लिख दिया, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद फिर आपने एक कॉलम बनाया जिसको मैं बोलूँगा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। और उसके बाद मैंने जो कॉलम बनाया उसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब कॉस्ट से ही है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। और मैंने कहा कि प्रिंसिपल का मतलब कॉस्ट से है यहाँ पर। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके अलावा मैंने इसी तरह से कॉलम अपनी क्रेडिट साइड में भी बनाए। एक तो डेट का कॉलम बनाया, एक डिटेल्स का कॉलम बनाया। डिटेल्स के बाद फिर हमने नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाया। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू थोड़ा सा क्लंजी चैप्टर है कराने में। मैंने कहा ना, ये आजकल जो ये पैड्स वगैरह चल चुके हैं इनमें कराने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह का चैप्टर। फिर भी मेरी कोशिश है कि हम जितना पॉसिबल हो सके, जैसे वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के ज़माने में कराते थे उसी तरीके से कराया जाए। लीजिए जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पहले तो आप अपने आप को इन्वेस्टर समझो। अब आपने, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि आपने सबसे पहले तो क्या करा, 1/4/2011 को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, 1/4/2021 डेट के कॉलम में आपने लिख दिया। अब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। अब जब आप टू बैंक लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट क्या लिखेंगे? पहले तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में लिखना आसान है क्योंकि आपने 5,000 शेयर खरीदे हैं और उनकी नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए की है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉमिनल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा इनिशियल रिकॉर्डिंग जो हमारी होती है वो इनिशियल रिकॉर्डिंग कॉस्ट पर होती है। तो आपको पहले अपनी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नोट्स में लिख दिया, नोट्स में भी मैंने लिखा 1/4/2011 और 1/4/2011 को मैंने लिखा यहाँ पर कॉस्ट। अब जो आपकी कॉस्ट होगी, करेक्ट, तो मैंने बताया था इनिशियल रिकॉर्डिंग कॉस्ट पर करी जाती है और कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड के अंदर बताया था। एक तो परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस तो आपका 6 लाख है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, 5,000 शेयर इंटू 120। उसके बाद ब्रोकरेज। तो ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज पे करा और उसमें लिखा था कि 2% के हिसाब से आपने पे करा। याद ये रखना है कि ब्रोकरेज कभी भी नॉमिनल वैल्यू पे कंप्यूट नहीं करेंगे, जो परचेज प्राइस है उसी पर कंप्यूट करा जाएगा। ये आ जाएगा 12,000 का ब्रोकरेज भी आपने पे कर दिया। उसके अलावा फिर मैंने कहा था शेयर ट्रांसफ़र फ़ी। तो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी हमने कंप्यूट पहले ही कर ली थी, 3,000 मैंने ये लिख दिया। तो टोटल मेरे ख्याल से 6,15,000 आ जाएगा। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग मेरी 6,15,000 पर होगी जिस दिन मैं ट्रांजैक्शन करूंगा। तो मेरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,15,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 6,15,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि 31 जनवरी को
जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस कंपनी से मुझे कुछ बोनस शेयर्स मिले हैं। अब जब मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे जब बोनस शेयर्स मिलेंगे, मैंने कहा जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो मेरी एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने यही तो एंट्री लिखी, तो उसी के हिसाब से हमने पोस्ट करा। एंट्रीज आपको लिखनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को बोनस शेयर्स मिले, तो मेरी बोनस शेयर मुझे मिले हैं, तो बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट। और किससे मिले हैं, किसकी वजह से मिले, क्योंकि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी। तो ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट पर एक तरीके का रिटर्न होता है, इसलिए आपकी एंट्री होती है ये एंट्री। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकंड के लिए, जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपने एंट्री जो लिखी थी वो आपको लिखनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री थी। अब बोनस शेयर्स में क्या हुआ, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, तो बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई या घट गई? जब आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, पहले तो अकाउंट्स में बोनस का मतलब क्या होता है या लिटरल इंग्लिश में क्या मतलब होता है। सपोज मैं एक दुकान पे गया और मैंने कहा भाई ये शर्ट कितने की है, उसने कहा 500 की है। मैंने कहा बहुत महंगी दे रहे हो। उसने कहा सर महंगी तो है लेकिन क्वालिटी भी देखो ना इसकी। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। मैंने 500 की वो शर्ट तो ले ली, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तो शॉपकीपर ने मेरे को रोका और कहा कि सर एक्चुअली इस शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है। जैसे उसने कहा फ्री है, मैं खुश हो गया। मैंने कहा जल्दी निकालो। उसने मेरे को एक शर्ट और दे दी और मुझे उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा। इसका मतलब मुझे 2 शर्ट मिल गई। इज इट क्लियर टू यू? 500 रुपये दे करके। अब रास्ते में मुझे आप मिल गए। जब आप मिल गए यानी कि स्टूडेंट मिल गया, कोई स्टूडेंट मिल गया, उसने कहा सर आज आप शॉपिंग करके आ रहे हो। मैंने कहा हाँ यार कभी कभी मुझे भी करने का मन करता है। अब जब स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर क्या लेकर के आए, मैंने कहा अब या मुझे आप बताओ, अगर आपको इसी तरह से 2 शर्ट मिल जाएं 500 रुपये में, यानी कि एक शर्ट के लिए आपने 500 रुपीज़ दिए और दूसरी शर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल गई फ्री के लिए, फ्री में, तो 2 शर्ट आपको 500 में तो मिल गई। और आपको कोई रास्ते में आपका परिचित मिल जाए और वो आपसे पूछे कि यार ये 2 शर्ट के लिए आपने कितना पे करा, तो क्या आप उसको पूरी कहानी बयां करोगे कि यार मैंने एक शर्ट के लिए 500 रुपये दिए और दूसरी शर्ट मुझे फ्री में मिल गई? नहीं, ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट या नेचुरल ह्यूमन आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, भाई यार 2 शर्ट खरीदी मैंने और 500 रुपये में मेरे को पड़ी। इनडायरेक्टली आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जब आपने कैजुअली ये कहा कि यार मुझे 2 शर्ट के 500 रुपये पड़े, तो इसका मतलब आपका जो ये प्राइस है इसको आप एवरेज कर रहे हैं। एवरेज से मेरा मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली आप ये बता रहे हैं भाई 2 शर्ट का प्राइस 500 है, सामने वाला यही मान के चलेगा कि 250 रुपये की एक शर्ट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझने की कोशिश करो, इस बात का आगे कुछ ताल्लुक है। तो खैर पॉइंट में ये बता रहा था, पहले तो आपको ये बोनस शेयर क्यों मिले, क्योंकि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, तभी तो आपको ये शेयर्स यहां पर मिले हैं, जो मैं उस वक्त बताने की कोशिश कर रहा था कि ये शेयर्स आपको मिले हैं। अब ये जो शेयर्स आपको मिले हैं, ये शेयर्स आपको इसलिए मिले क्योंकि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, तो आपको इसलिए ये शेयर मिले। इनडायरेक्टली मैंने उस कंपनी में पहले 5000 शेयर खरीदे हुए हैं, अब उस कंपनी से मेरे को 2000 शेयर मिल गए, तो उस कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट अब 7500 की हो गई, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जो बोनस शेयर मुझे मिलते हैं अल्टीमेटली वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इसलिए उसकी भी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ही होती है। इज इट क्लियर टू? उसके लिए मुझे पे नहीं करना पड़ता, वो एक अलग मैटर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि जब आपको बोनस के रूप में शेयर्स मिले हैं तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, मैं जिस डेट को मुझे बोनस शेयर मिले हैं, अब कौन सी डेट थी, 31 जनवरी 31 ऑफ जनवरी 2012 को मुझे ये शेयर्स मिले हैं। तो 31/12 को मुझे ये शेयर्स मिले हैं, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस दिन पहले तो मैं यहां पर टू बैंक लिखूं या नहीं लिखूं ये बताओ, क्योंकि मेरे पास शेयर्स तो और आ गए। जब मेरे पास शेयर्स आ गए हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ेगा ना। तो यहां पर मैंने टू बैंक नहीं लिखना है, यहां पर मैं लिखूंगा टू बोनस शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स।
क्योंकि इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा। अब बोनस शेयर्स आपको कितने मिले सर? 2500 शेयर मिले, अभी अभी हमने कंप्यूट करा। उनकी नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपये की ही है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए के आपको बोनस शेयर मिल गए और इसके लिए आपको पेमेंट जीरो करनी पड़ी, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में ये लिखा था कि ईयर के एंड में, अब मैं ईयर के एंड में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। ईयर का एंड जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 31/3/2012 को, ईयर के एंड में वो कहता है कि वैसे तो क्वेश्चन ने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा है कि उसने बोनस शेयर बेच दिए। भाई बोनस शेयर बेच दिए का मतलब है कि उसके पास टोटल 7,500 शेयर हैं और 7,500 शेयर में से उसने 2,500 शेयर बेच दिए। इसका ये बेसिकली मतलब है। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं डिटेल्स के कॉलम में क्या लिखूंगा? बाई बैंक लिखूंगा, क्योंकि जब मैं बेचूंगा, अब मैंने ये बेच दिए। पहले तो मुझे ये बताओ कितने शेयर उसने बेच दिए हैं। तुम्हारे पास 7,500 शेयर हैं, 5,000 प्लस 2,500, 100 रुपये वाले, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है। तो 7,500 में से 2,500 शेयर बाहर चले गए। तो पहले तो आपको क्रेडिट साइड में 2,500 इंटू 100 क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास जो 7.5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के शेयर थे, उसमें से 2.5 लाख की नॉमिनल वैल्यू के शेयर बाहर हो गए, चले गए। तो उसको कम करने के लिए मुझे ऑपोजिट साइड में 2.5 लाख लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको बेसिकली बेचा कितने में? क्वेश्चन तो अब ये बन गया। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि उसने जो बोनस शेयर्स बेचे हैं, वो दिया तो नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि 90 रुपीज़ के हिसाब से उसने बेचे होंगे, क्योंकि उसने जो बोनस शेयर्स बेचे हैं वो 31/3/2012 को बेचे। तो यहाँ पर मैं पहले तो लिखूंगा सेल प्राइस। अब लीजिए जी सेल प्राइस, मैंने ये सेल प्राइस लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? अब सेल प्राइस 2,500 शेयर की 90 रुपीज़ के हिसाब से हुई होगी, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2,500 इंटू 90 मेरे ख्याल से 2,25,000 होता है, तो मैं 2,25,000 चुपके से यहाँ पर लिख दूंगा। लेकिन जब मैंने बेचा, तो जिसके थ्रू बेचा उसने अपना कमीशन काटा, अपना ब्रोकरेज काटा। तो लेस ब्रोकरेज, यहाँ मैं लेस ब्रोकरेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में 2,25,000 रुपये थोड़ी आए हैं। बताओ कितने आए होंगे? तो ब्रोकरेज उसने जो मुझसे लिया वो एट द रेट ऑफ 2% लिया, तो 2% ऑफ 2,25,000। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 2,25,000 की है, क्योंकि 90 के हिसाब से हमने बेचा। तो 2,25,000 का 2% 4,500 मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं अपना कैलकुलेटर आज भूल गया हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब वो दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, तो आप जरा ध्यान देते रहें। तो मेरे ख्याल से 2,20,500 हो गया, 2,20,500। ये आपकी सेल वैल्यू हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितने में आपने बेचा 2,20,500। तो ध्यान क्या रखना है, जब मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल का मतलब तो कॉस्ट ही होता है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है फिर यहाँ प्रिंसिपल लिखने की क्या जरूरत है, आप कॉस्ट ही क्यों नहीं लिखते? उसका कारण क्या है कि अब आपको मुझे समझाना था। तो एक्चुअली प्रिंसिपल जो वर्ड यूज करा जाएगा वो कॉस्ट के लिए भी यूज करा जाएगा और सेल वैल्यू के लिए भी यूज करा जाता है। तुमने देखा कि यहाँ पर मैंने सेल वैल्यू लिखी है 2,20,500 की। इज इट क्लियर टू यू? 2,20,500 की मैंने यहाँ पर सेल वैल्यू भी लिखी है। खैर, जाहिर है कि जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो बेचने में मुझे कुछ नफ़ा नुकसान भी होगा, उस नफ़ा नुकसान को भी मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूट कैसे करा जाएगा? तो कंप्यूट करने के लिए देखें, यहाँ पर एक तो आपने सेल वैल्यू कंप्यूट करी। जब भी आप सेल वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आपको लॉस या प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा, और लॉस या प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 2,500 शेयर सोल्ड। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे बोल देंगे सर अभी तो आपने कहा था कि जो बोनस शेयर मिले हैं उनकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती है। बिल्कुल कहा था, लेकिन फिर भी मुझे कॉस्ट ऑफ शेयर्स सोल्ड फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ शेयर्स
कॉस्ट ऑफ शेयर सोल्ड, हालांकि ये वही वाले शेयर हैं जो मुझे फ्री में मिले थे, उसके बावजूद भी मैं इनकी कॉस्ट क्यों कंप्यूट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको वो कहानी याद करनी पड़ेगी जो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि भले ही मुझे एक शर्ट के लिए मैंने 500 रुपये दिए, उसके साथ साथ मुझे एक शर्ट फ्री में जरूर मिल गई, फ्री में मुझे मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो शर्ट मुझे फ्री में नहीं मिलती अगर मैंने पहली शर्ट नहीं खरीदी होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये है कि दूसरी शर्ट मुझे फ्री में तभी मिली जब मैंने पहली शर्ट खरीदी। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि दो शर्ट का प्राइस वो 500 हो गया। इसके लिए मैंने कहा ना कि मैंने एवरेज कर दिया एक तरीके से। तो भले ही वो मुझे फ्री में मिले हैं, यहाँ पर भी मुझे शेयर्स फ्री में नहीं मिले टेक्निकली, क्योंकि मैंने पहले इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। तो इसलिए भले ही वो मुझे फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है। वो एक अलग मैटर है कि वो पर्टिकुलरली इन शेयर्स के लिए नहीं हो रही जो हमने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करी थी, उन शेयर्स के लिए कॉस्ट हुई है। लेकिन AS13 ये कहता है कि भले ही ये शेयर आपको फ्री में मिले हैं, फिर भी जब भी आप इन शेयर्स को या जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो इवन इन शेयर्स की भी कॉस्ट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो अब कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखें, एक कॉलम में मैंने नंबर लिखा, ये नंबर से क्या मतलब है, और दूसरे कॉलम में मैंने कॉस्ट लिखा। मुझे ये बताओ कि आपके पास शुरुआत में 5000 शेयर थे, अरे हाँ या ना, और आपने प्रिंसिपल के कॉलम में 6,15,000 रुपये की कॉस्ट लिखी हुई थी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आपको 2,500 शेयर जरूर मिले थे और उसकी आपने कोई कॉस्ट नहीं लिखी थी। उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये है कि 7,500 जो मेरे पास शेयर्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट 6,15,000 है। जो 7,500 शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट 6,15,000 रुपये है। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं 6,15,000 को 7,500 से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं बोलूँगा ये एवरेज कॉस्ट मेरे पास आ गई, यानी कि एक शेयर की कॉस्ट आ गई। तो 7,500 की कॉस्ट अगर 6,15,000 है, अब मुझे फाइंड करने हैं उन शेयर की कॉस्ट जो मैंने बेचे। मैंने 2,500 शेयर बेचे, तो 2,500 शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो 2,500 शेयर की कॉस्ट 2,500 इंटू 6,15,000 डिवाइडेड बाई 7,500। तो इस तरीके से जो शेयर आपने बेचे उनकी कॉस्ट आपको पता लग गई, और ये आपके मेरे ख्याल से आ जाएगा, कितना आएगा भाई? जो सेस सिस्टम से जुड़े हैं वो आंसर दे दें। कैलकुलेटर मैंने कहा है नहीं मेरे पास। हाँ, पहला आंसर आ रहा है झांसी से 2,05,000। 2,05,000, तो ये 2,05,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? नरेंद्र कुशवाहा का आंसर था ये 2,05,000 रुपीज़। तो 2,05,000 इसका मतलब मेरी कॉस्ट है। अब मुझे बताओ जरा नफ़ा या नुकसान कितने का हुआ? इसका मतलब 2,500 के ये जो शेयर थे, औसतन इनकी कॉस्ट 2,05,000 की थी, और मुझे नेट 2,20,500 मिला इनको बेच के। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया, ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सेल वैल्यू 2,20,500 में से आप माइनस कर देंगे अपनी कॉस्ट 2,05,000, और जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि 15,500 जो है आपका प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां पर एक पॉइंट बच्चों को कई बार थोड़ा सा तंग करता है। किस मायने में तंग करता है? देखिए जी, वैसे तो हमारी जो प्रिंसिपल का मतलब होता तो कॉस्ट ही है, लेकिन आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सेल वैल्यू भी लिखी हुई है। अब जब एक चीज़, जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे कभी भी कॉस्ट ऑब्लिक सेल वैल्यू मत लिखना, या तो नीचे कुछ लिखना ही है तो कॉस्ट ही लिखना। लेकिन बच्चों के दिमाग में फिर भी ये बात रहती है कि हमने ये 2,20,500 सेल वैल्यू भी तो लिखी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसीलिए ये जो सेल वैल्यू मैंने क्रेडिट में लिखी है ना, इसको मुझे बेसिकली, इस वैल्यू को मुझे बेसिकली कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे लाने के लिए तरीका ये है कि जो 15,500 का अभी प्रॉफिट हुआ, ये 15,500 का प्रॉफिट अगर मैं इस तरफ लिख दूं
तो ये 2,20,500 माइनस 15,500 ये आइटम भी कॉस्ट पर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यही वजह है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे उस पर जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आप अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में लिखने का वैसे तो एक कारण ये है कि आपको प्रॉफिट हुआ, किसी एसेट को फायदा है तो हम डेबिट ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग ये है कि मैंने ये जो सेल वैल्यू लिखी है उसको मैं कॉस्ट पे यहाँ पर लाना चाहता हूँ। डेट तो यही आएगी 31/3/2012। बस ये काम करने के बाद अब आपने इसको टैली करना है। जब आप इसको टैली करेंगे, एक बार तो मैं पूरा टैली करके बता देता हूँ। नॉमिनल वैल्यू को आपने टैली करा तो 7.5 लाख मेरे ख्याल से टोटल है, 7.5 लाख। और इधर का मैं टोटल करूँगा तो ये टोटल आपका आ रहा है 6,30,500। 6,30,500। इज इट क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना? तो 7,50,000। अब देखें यहां पर, एक सेकंड मुझे और टाइम दे दें। 6,30,500 में यहां पर भी लिख लूं 6,30,500। अब क्या होगा जब मैं यहां पर 31/3/2012 को बैलेंस करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं पहले तो लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब 7.5 लाख में से 2.5 लाख नॉमिनल वैल्यू माइनस करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास जो शेयर्स बचे हुए हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू 5 लाख की है और मुझे मालूम है कि मेरे पास 7,500 शेयर थे, 2,500 शेयर मैंने बेच दिए थे। तो ये तो वैसे भी आसानी से समझा जा सकता है कि मेरे पास 5,000 शेयर बचे हैं 100 रुपये वाले, उनकी नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब जो मेरे पास ये 5,000 शेयर बचे हैं ना, तो इनकी कॉस्ट कितनी है, इनकी कॉस्ट कितनी है वो मुझे अब पता लग जाएगी। तो 6,30,500 ये कॉस्ट का कॉलम डेबिट साइड का है, उसमें से क्रेडिट साइड, या आप यूं कह लें कि आपकी टोटल कॉस्ट 6,15,000 की थी, उसमें से इतनी कॉस्ट आपने माइनस कर दी। भाई 2,50,500 माइनस 15,500, इनका डिफरेंस क्या आएगा? ये उन शेयर की कॉस्ट आएगी जो तुमने बेच दी है, इजंट इट? तो इसलिए देखो, ये तो सबको मालूम है इधर जो आएगा वो कॉस्ट के कॉलम में आएगा, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन ये क्यों आ रही है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब जो बैलेंस कैरी डाउन है, आपके जो 5,000 शेयर आपके पास है उनकी नॉमिनल वैल्यू तो इतनी है, लेकिन उनकी कॉस्ट आपके लिए इतनी पड़ रही है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करके इन्वेस्टर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता कर सकता है कि उसके पास कितने शेयर हैं, नंबर 1, उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन सेल परचेज की करी या खास तौर से सेल की तो उस पर उसको नफ़ा नुकसान कितने का हुआ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को सीख करने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अपनाई जाती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट और नॉट? तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।